हेलो। 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 हेलो सजाद, हाउ आर यू? हेलो। हेलो। सजाद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर जी। आप ठीक हैं? शुक्र है सर अल्लाह का। आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी, जी ठीक है सर। आवाज। और सुनाएं, ठीक हैं? जी सर, शुक्र है सर अल्लाह का। दैट्स गुड। हाँ जी, कैसा टाइम गुजर रहा है? जी सर, अच्छा गुजर रहा टाइम। सजाद, हैव यू अटेंडेड लास्ट टाइम वो जो थी उस पे एक मीटिंग, फैकल्टी मीटिंग थी, वो उन्होंने कहा था ज्वाइन करें आप लोग, तो अब बाद में वो सर भी भिजवाया था, वो फेसबुक पे इज अवेलेबल। हैव यू अटेंडेड दिस वन? जी सर, वो लिंक सही मैंने देखी है, आपने जो शेयर किया वो। हाँ 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 हाँ। तो उसका कोई इम्पैक्ट क्या आप फील करते हैं? कुछ को क्लैरिटी होती है उससे? क्या है जो इंस्टीट्यूट चाह रहा था? जी वो क्वेश्चन थे, लेकिन आपने क्लास में भी सर ये पहले भी कई दफ़ा ये जिक्र किया था एसएम के हवाले से, जो प्रॉब्लम हम्म थी। जिस तरह आपने हम्म। कहा था कि इस कोर्स की आउटलाइन में रिपीटेशन जो हो रही है बार-बार, उसके हाँ लिए हाँ। भी हमने ये काफ़ी डिस्कस की हैं, यही बातें क्लास में भी आपने उधर भी सबको बताई हैं। मैं इंशाल्लाह अब ना कोर्स, मैंने उनसे बात हुई है, अब आई डिज़ाइन द कोर्स आउटलाइन ऑफ एसएम प्लस ईएम प्लस एफ एम, दैट इज मीन दैट फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना जी? तो उसकी जो कुछ उसको इम्प्रूव इंशाल्लाह मैं करूँगा। बाकी भी मैं सब्जेक्ट देख सकता हूँ अगर ये चाहें तो, जो दूसरे कोर्सेज हैं, अदर इवन फाइनेंस के हैं आपकी, उसके हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं या कुछ ये वो, उन चीज़ों को देखा जा सकता है। जो सर आपने बात की थी वो ज़्यादा ईएम में उसकी होनी चाहिए इम्प्लीकेशन। जिस तरह नहीं, आपने कहा था एक्चुअली पता क्या है, रोजगार की, देखिए क्योंकि उस देखिए टाइम तो बात बिल्कुल यह भी है। सॉरी। ईएम जब पढ़ रहे थे उस टाइम तो बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट नहीं थे किसी चीज के भी। हाँ वही ना, बात देखिए, बात पता क्या है, you cannot understand strategic management unless your fundamental sub concepts in terms of marketing, in term, देखो ना, मैंने अब एक बात करनी है कि मार्केटिंग के हवाले से भी कि जी उसके अंदर आपकी जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है क्या चीज़। अच्छा, फिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंस आ गई आपके, तो सारे वो जो कोर्सेज हैं इस वक्त आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, उनके अंदर देखा वो सब चीज़ स्ट्रेटेजिक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो बात ये है कि ये है क्या चीज़। अच्छा, उसके लिए बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए, अब एचआर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका रोल स्ट्रेटेजिक रोल है, मार्केटिंग का स्ट्रेटेजिक रोल है, फाइनेंस का स्ट्रेटेजिक रोल है, आपकी जो आई मीन लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका स्ट्रेटेजिक रोल है। तो हर चीज़ स्ट्रेटेजिक है। तो वो बहरहाल पहले बच्चों के कॉन्सेप्ट जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, वो फिर आगे ये जो जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं, वो फिर इतनी वो नहीं, क्लैरिटी नहीं होती। ये उसमें प्रॉब्लम आता है बहरहाल उस हवाले के साथ। अच्छा जी, मेरा ख्याल हमारे साथ अभी दो आप लोग, गुलाम अब्बास, वेलकम। गुलाम अब्बास, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन। चले माशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा हम शुरू करें आई थिंक। जी सर। चलिए, थैंक यू। You can see
दिस हैज बीन बिल्डिंग टीम्स टीम, मेरा ख्याल यहीं से हमने स्टार्ट करना है ना जी। जी सर। अच्छा सजाद और गुलाम, जरा ये थोड़ा सा टीम बिल्डिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं, मैं एक जी सर। हमेशा सवाल पूछता हूँ कि वाई वाई टीम बिल्डिंग, मतलब हमें टीम क्यों बनानी चाहिए? सर उसमें ये है कि टीम बिल्डिंग में आपके जो काम है, एक तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में, कि जब किसी के पास जो है क्वेश्चन निकलता है तो वो दूसरे की हेल्प कर देता है उसमें। ठीक है। दूसरा यह ठीक है कि है। आपकी कम्युनिकेशन जो है आपस में स्ट्रांग होती है। आपको जो आपकी टीम के बाहर के लोग हैं उनको ये जवाब नहीं देना पड़ता कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अवेलेबल नहीं था। अगर आपको बाहर से कहीं ऑफिस में काम मिला है, ठीक है, तो आप कोई भी उसको जो है वो इजीली काम कर सकता है, और आपका डिपार्टमेंट की जो रेप्यूट है वो अच्छी होगी इससे। Okay, fine. Sajad, what are your like the mindset regarding, मैं कहता हूँ टीम बिल्डिंग, मैं पूछता हूँ जी व्हाई सजाद टीम शुड बी बिल्ड? सर डिफरेंट आइडियाज आते हैं अगर मेंबर ज्यादा हों तो। मतलब एक चीज क्रिएटिव होती है, क्रिएटिविटी ज्यादा आती है। क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, कोऑपरेशन होगा अच्छा, टीम ओके के। जी सर। ओके लर्निंग भी ओके, ज्यादा होगी इस तरीके से। लर्निंग ज्यादा होगी, इस वजह से हमें टीम बनानी चाहिए। जी सर। अच्छा, अब देखिए सुनिएगा, मैं आपसे आई विल रिक्वेस्ट यू कि जब भी कोई आपसे पूछे ना जी वाई टीम बिल्डिंग, तो प्लीज ट्राई टू मेमोराइज एंड केप्ट इन माइंड। तो आप कहा करेंगे जी synergy इज द रीजन फॉर द टीम मेकिंग। मेरे जहन में लफ्ज आ रहा था लेकिन निकल गया था। हाँ, गुलाम गुलाम अब्बास ने नहीं सुना होगा। जी। डियर synergy, सिनर्जी। ये जितनी बातें आपने कही है ना, जी। क्रिएटिविटी है जी, शेयरिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाती है, इन सब का जो अल्टीमेट फिर बेनिफिट होता है वो है ही बेसिकली यही है कि चूंकि हम अपनी जो आउटपुट है उसको बढ़ाना चाहते हैं। सर और ये सैनर्जी का पहले थोड़ा सा बार सुनिएगा, सैनर्जी है क्या कि 1+1 11 या 2+2 इज 5 बेसिकली मीन। अच्छा, अब वो है क्या चीज कि वंस दैट वी कंबाइंड आवर एफर्ट्स, so the resultant sum of the resultant output is always greater than the sum of the individual efforts या output जो होती है। That's why it is said that 2 plus 2 is 5, हालांकि mathematically 2 plus 2 is 4. Now this one extra is the reason of the combined efforts made by all member of the team. तो काइंडली बाकी सारे कॉन्सेप्ट इससे एसोसिएटेड हैं। आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी, जब कभी टीम को पढ़ें तो आप फौरन माइंड में से एनर्जी लेके आए। और अगर कोई आप लोगों से पूछे कि व्हाई टीम, तो ये बोलिएगा कि जी synergy is the basic theme, because once we combine we make a team is built, so the resulting output yield is always greater than the sum of the total yield of individual. This is the basic reason and basic theme. जी प्लीज सजाद, आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरा ख्याल। जी आप बोलिए। ये कहना चाह रहा था कि ये तो हमने इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें, चेंज इम्प्लीमेंट उसके लिए टीम बनानी है। देखो, किसी भी जाहिर बात है, चेंज चेंज लाने के लिए भी तो यू नीड द कंबाइंड एफर्ट्स। जी सर, मैं क्रिएटिविटी के हवाले से कह रहा था कि अगर हमने कोई नई स्ट्रेटजी बनानी है उसके लिए तो हमें क्रिएटिविटी की जरूरत होगी। अगर हमने नहीं, इम्प्लीमेंट देखिए करनी देखिए है देखिए तो देखिए तो देखिए, उसके सवाल लिए ये है, आपने चेंज लानी है, कुछ करना है, यू नीड अ टीम, यू नीड आई मीन लाइक टीम वर्क। अब सवाल है कि जाहिर बात है, चेंज लेट्स, मैं मेरे माइंड में एक लेआउट है, वो मैं जब तक टीम नहीं बनाऊंगा वो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। ठीक है, दैट्स व्हाई आई थिंक even for generating something different idea you need a team। तो टीम बहरहाल, चेंज के लिए भी टीम चाहिए, और हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी हम टीम बेस्ड जब, तो अल्टीमेट उसका बेनिफिट क्या है कि वो है सिनर्जेटिक इम्पैक्ट।
कि जब हम synergetic impacts is the basic reasons. मैं जरा एक मिनट थोड़ा सा मैं एक बात कर लूं जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा. हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम. जी सर, आ रही बात. जी जी, अच्छा. तो दैट वाज अ बेसिक रीजन. ठीक है जी. तो सिनर्जी. अच्छा, आप देखिए व्हाट इज हियर इफेक्टिव टीम बनाने के लिए नेचुरली वी नीड लीडरशिप, मेंबरशिप, ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स, वर्क मेथड्स, क्रिएटिविटी, रिव्यू एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस और इंडिविजुअल्स. अब यहाँ फर्क क्या है कि नेचुरली एक बंदे से टीम तो नहीं होती. वी नीड अ मेंबर, आई मीन इंडिविजुअल्स.
वो इंडिविजुअल जब मेंबरशिप ले लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो ज़ाहिर, तो इस वजह से उन्होंने इंडिविजुअल का लफ्ज लिखा हुआ है। ये उसके बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मीन के, ये मुख्तलिफ चीजें मिलके फिर इफेक्टिव टीम बनती है। जब भी लफ्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखा होगा, इसका मतलब दिस इज जस्ट लाइक ब्रिक्स, जिस तरह ईंट होती है ना, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, फिर तीसरी, फिर और वो दीवार बनती है, फिर पूरी बिल्डिंग। तो ये इस सेंस में उन्होंने बात की है। हाँ जी प्लीज, जी इज सर। इट क्लियर? जी सर क्लियर। थैंक यू। नाउ in fact the characteristics of effective teams हैं, ये अगर किसी भी टीम में चीज होगी तो नेचुरली वो एक अच्छी टीम बनेगी, इफेक्टिव होगी। सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग विच इनकरेजेस लॉयल्टी। देखिए यहाँ पता क्या है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है। मसलन मैं जिस टीम से मेरा ताल्लुक है, मैं उसको अपने आप को कितना प्राउड फील करता हूँ कि ओ यस आई एम पार्ट ऑफ दैट टीम। जैसे फर्ज करें मैं कहूँ जी आई हैव ज्वाइंड ICMAP एंड इट्स माय प्राउड दैट आई एम मेंबर ऑफ द ICMAP। तो ये आइडेंटिटी, आप जितनी आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपके अंदर ज्यादा होती है, वो टीम उतनी ही आप बिलोंगिंग उसमें ज्यादा शो करते हैं। बिलोंगिंग होने का मतलब ही यह है कि उससे फिर लॉयल्टी आती है, और लॉयल्टी जैसे ही आएगी नेचुरली द परफॉर्मेंस वुड बी बेटर और इम्प्रूव। कमिटमेंट टू अचीविंग टीम गोल, शेयरिंग स्किल्स, इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ लफ्ज शेयरिंग स्किल्स की बात हो रही है, और शेयरिंग स्किल का मतलब है कि लेट्स इफ आई नो समथिंग, और मुझे अगर मेरे दूसरे मेंबर को चीज़ मैंने बतानी है तो मैं उसे छुपाऊंगा नहीं, आई शेयर कि जी ये चीज़ ऐसे है। चूंकि हमने मिल के कोऑर्डिनेशन लानी है, शेयरिंग के उसको लेके आना है। इंडिविजुअल्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट, good ideas are followed up, goodwill, trust and respect are built up between team members. Constructive feedback is encouraged as a way of developing individual and team performance. Teams understand their role in the organization and have a positive attitude towards changes which support their purpose of goal. I hope so कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरा ख्याल। जी सर क्लियर। अच्छा जी, टीम्स एंड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो है ना, ये बड़ी अहम चीज होती है। मीन के मैं इंडिविजुअली और प्लस एज ए होल अकाउंटेबिलिटी का एक ट्रेंड होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्ज करें जी मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया, नो नॉट एट ऑल। चूंकि टीम जब तक का गोल एज ए होल अचीव नहीं होता, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, वी फील दैट। तो लिहाजा टीम्स एंड अकाउंटेबिलिटी ये बहुत जरूरी है। दैट टीम एज ए होल इज अकाउंटेबल फॉर इट्स परफॉर्मेंस। देखा क्या लफ्ज लिखा है, एज ए होल इज अकाउंटेबल फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट, नॉट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। Reward system need to reward the performance of a team rather than focusing solely on individual performance. But teams can only be held accountable for those aspects of performance that can control. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। जो आपके विद इन डिस्क्रिप्शंस के होते हैं उनके लिए आप यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जो बियॉन्ड आपकी अथॉरिटी के अगर कोई चीज़ है उसके बारे में तो नहीं कहा जाएगा। और टीम लीडर्स जो हैं, अडेयर ने कहा कि 3 कोर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप, वो क्या है? दैट इज अचीविंग द टास्क, मैनेजिंग द टीम, मैनेजिंग इंडिविजुअल्स। जी, इस पे कोई बात? जी आगे चलें। जी, now that it's the change management and strategy. Now the question is, अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करें तो ये है आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है? ये स्ट्रेटेजिक चॉइस है आपकी, इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ हम वो मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज करना चाहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा देखें, हर स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम पहले चॉइस देखते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे करना है, ग्रोथ है, डिफेंसिव है,
ठीक है, पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जाना है, वट एवर द केस, उससे पहले हमें एनालिसिस की ज़रूरत है। और एनालिसिस में हम कंपैरेटिव इन्वायरमेंट को देखते हैं, एक्सपेक्टेशन एंड पर्पसेस, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसेस एंड कैपेसिटी, और ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और ये आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइस हेविली डिपेंड अपॉन द एनालिसिस। और स्ट्रेटेजिक चॉइस में स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस और स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, कीप इन माइंड कि ये हम वो स्ट्रेटेजिक चॉइस में, फिर स्ट्रेटेजिक चॉइस और ये हमें इम्प्लीमेंटेशन, चूँकि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो एनालिसिस और इनके ऊपर बेस करता है। और ये इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो वहाँ जाके एक सम टाइम वी नीड द मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज प्लीज। वजह क्या होती है कि जब आप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें बदल गई हैं। फर्ज करें इन्वायरमेंट हैव बीन चेंज, लॉज हैव बीन चेंज, रिक्वायरमेंट हैव बीन चेंज, या हमें कुछ चीज़ें पता ही बाद में चलती हैं कि वो यस ये तो ऐसा है जी। तो उस सूरत में यू नीड टू मैनेज द स्ट्रेटेजिक चेंज। और ये फिर इम्प्लीमेंटेशन में ये तो बड़ी सिंपल बात है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन हम इसकी बेस के ऊपर बनाएंगे और रिसोर्स एलोकेशन एंड कंट्रोल इस बेस पे होगा। तो स्ट्रेटेजिक चेंज इज द प्रोएक्टिव मैनेजमेंट of change in an organization to achieve clearly identified strategic options. G, my dear, if you like to ask any question, please. G, please. Sajad? जी सर। May any question? फिलहाल हाँ जी, उसामा वेलकम जी। उसामा वेलकम। उसामा वेलकम। जी जी, आप बोलिए उसामा। मेरा ख्याल है कोई, आई थिंक there might be some sort of issues. Okay, okay. जी सजाद, गुलाम अब्बास, ये क्लियर है, आगे चलें? जी सर। जी सर। Okay. Now my dear, this is strategic performance management chapter 11 की तरफ हम मूव कर रहे हैं और naturally towards moving this, so ये है जी हमारे पास strategic performance management, critical success factors, multi-dimensional performance measure। चैप्टर खत्म हो गया सर? हाँ जी, वो चेंज वाला खत्म हो गया सर उसका फिर जो ये पॉइंट तो यही बनाना कि जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम चेंज मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, उसके अंडर ही आ जाएगी वो चेंज मैनेजमेंट। करेक्ट जो उसका एंड पे आया। हाँ हाँ, उसकी वजह ये है कि हमें यस आप कह सकते हैं कि चूंकि जब आप स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ फिर आपको यू नीड टू एडजस्ट योर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आप कह सकते हैं नेचुरली। सर फिर ये जो साथ उसके लिखा हुआ था रिसोर्स, एक मिनट सर ऊपर करिए स्लाइड। जो हमने अभी टीम वाला कंसेप्ट पढ़ा है, ये फिर इसमें रिसोर्स वाला तो सीनियर मैनेजमेंट के जिम्मे होगा काम। कौन सा? जी जी, दोबारा सवाल। रिसोर्स हाँ जी, एलोकेशन एंड कंट्रोल, ये भी सर फिर जो टीम हम बनाएंगे उसी के अंडर होगा, वो कंट्रोल करेगी रिसोर्सेज को। देखो बात यहाँ ये तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो तो चेंज मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी के अंडर पढ़ रहे हैं, वो टीम बिल्डिंग तो खत्म हो गया है। ये तो ये चेंज मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, ठीक है। ठीक हो गया वो सर। मैं बोल रहा हाँ था जी, कि टीम के वाले से। नहीं ये वो आप जरा ये इसको देखिए, वो हम इसके अंडर पढ़ रहे थे। देखो असल में इस चैप्टर में उन्होंने जो जो चीज़ दी वो चेंज एंड कम्युनिकेशन, स्टाइल ऑफ चेंज मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, रीजन फॉर सक्सेस एंड फेलियर, लीडिंग चेंज, बिल्डिंग टीम्स, और चेंज मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, ये है उसके एरिया।
ठीक हो गया। मैं उसके अंडर टीम को समझ रहा था। हाँ, नहीं, जी। अच्छा जी, अब आप परफॉर्मेंस को आपने स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, तो नेचुरली उसमें स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस मैयर, चूँकि आपकी जो क्रिटिकल सक्सेस और रिमेंबर इनमें कुछ थोड़ा सा आगे चल के हम लास्ट टाइम भी शायद मैंने एक आपके केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है कि किसी भी सक्सेस को फैक्टर्स को मैयर करने के लिए यू नीड टू हैव टू मैयर, और वहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस मैयर जो भी हमारी हम मैयर करेंगे, और उसमें ये हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड है, परफॉर्मेंस पैरामिड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स मॉडल्स हैं, ठीक है। और फिर हम टारगेट्स एंड रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं। चूंकि हम जो कर रहे हैं और उस परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर देन वी हैव टू प्रोवाइड अ रिवॉर्ड, सो दैट द स्टोरी ऑफ दिस स्लाइड। गॉट इट? नाउ सबसे पहले इसमें हम आ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। माय डियर, इन फैक्ट नेचुरली इसको क्यों यहाँ शामिल किया गया है, वो उसकी वजह ये है कि हम जब परफॉर्मेंस को देखने जाते हैं तो हमारे यहाँ कंट्रोल सिस्टम होना ज़रूरी है, चूँकि उसकी वजह है कि आपने देखना है कि वेदर द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड आर नॉट, ठीक है। तो कंट्रोल है क्या? कंट्रोल को अगर आप देखें, द प्रोसेस टू एंश्योर दैट एक्चुअल एक्टिविटीज़ आर बीइंग परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड, ठीक है, कि आपने एज ए स्टैंडर्ड आप उसको कर रहे हैं, इसको हमने मेक श्योर करना है। तो हमारा आउटपुट जो हमारी परफॉर्मेंस है वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल। जैसे हम नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं कि जी आपकी जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, रेशोज हैं, वो यो इंडिकेट करती हैं कि कंपनी की अल्टीमेट परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो लिहाजा उसके लिए हमें पहले मैयर करना होगा और देखना, और फिर उसमें कंट्रोल सिस्टम बड़ा अहम चीज़ होती है। तो अब क्या है कि जी कंट्रोल सिस्टम में अ मेजर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द प्रोविजन of a mechanism through which control can be exercised. A feedback or cybernetic control system works like this. ठीक है? This is what plan and standard of performer. Remember, you cannot control anything without the first box. चूँकि जब तक आपके पास स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल ICMAP have to measure my performance as a teacher, तो नेचुरली देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड मुझे देंगे ना कि जी एक बीइंग आप प्रोफेसर और इस क्लास के एज ए टीचर आपने इस चीज़ को ऐसे डिलीवर करना है, वो स्टैंडर्ड है, वो टारगेट है। मैं फॉर एग्जांपल इवन वन ऑफ द स्टैंडर्ड इज पंक्चुअलिटी, के क्लास मस्ट बी स्टार्टेड विद इन दैट टाइम, ठीक है। अगेन आई हैव टू डिलीवर लेक्चर, तो इफ दे से दैट देयर मस्ट बी सम विजुअल मटेरियल इन टर्म्स ऑफ पीपीटी के भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं कि जो आप स्लाइड्स बनाएंगे वो किस लेवल की हों, तो देयर आर सम स्टैंडर्ड्स। My communication might be used that if the ICMP is talking that the lecture must be in which mode of instruction, whether Urdu, mixing, English, whatever, वो करना पड़ेगा। जिस तरह फिर आपके पेपर एग्जाम इवेल्यूशन है उसको भी स्टैंडर्डाइजेशन हो सकती है ना जी, कि उनमें पेपर जो चेक किया जाएगा वो किस लेवल का होना चाहिए, एंड सो ऑन लाइक। एनी हाउ, पॉइंट इज सिंपल कि आप विदाउट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बेंचमार्क के किसी चीज़ को आप वो चेक नहीं कर सकते। इसीलिए
थोड़ा सा इन एडिशन टू आई वुड लाइक टू के लिंक एंड के वो कहते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर highly complementary with each other, mean that planning without controlling and controlling without planning meaningless. How? उसकी वजह यह है कि जो जब प्लान आप बनाते हो तो यू आर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, और विदाउट स्टैंडर्ड्स यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग. अब देखो आज हमें पता ही नहीं कि क्लास सपोज कितने बजे स्टार्ट होनी है, तो ICMAP मैनेजमेंट कैन नॉट कंट्रोल दिस क्लास कि वेदर द क्लास वाज स्टार्टेड ऑन राइट टाइम और नॉट. हम कहें जी कोई टाइम नहीं ले, बस क्लास ले लें, तो ये तो कोई बात नहीं हुई. अब हाउ दी पंक्चुअलिटी वुड बी मेड श्योर, तो नेचुरली आई थिंक टाइम उसको सेट करना होगा ना जी, ये इतने बजे टाइम है जी, और उसमें वेरिएशन इतनी हो सकती है, अगर उससे ज़्यादा है तो देन वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी. अब हम कभी क्लास ले लें कभी ना ले लें तो ऐसा तो नहीं होगा ना. तो दैट्स व्हाई दे हैव टू सेट अ सर्टेन स्टैंडर्ड. तो आपकी जो प्लानिंग होती है वो प्लान आपको स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और बगैर स्टैंडर्ड के आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते. ठीक है. और दैट इज़ व्हाट. और जब कंट्रोलिंग करते हैं उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम होती है, और वो मेरा ख्याल नंबर 1 मॉनिटरिंग होती है. जस्ट यू हैव टू सी कि व्हाट एक्चुअल हैव बीन डन, क्या हो रहा है, उसके लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी है. और फिर जो मॉनिटरिंग से एक्चुअल डाटा आता है उसको हम कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड, और वंस द एक्चुअल इज बीइंग कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड यू फाइंड अ गैप. गैप इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. और वो गैप अगर तो विद इन लिमिट्स हैं, विद इन डिफाइंड बाउंड्रीज हैं, तो इग्नोर कर दो. और अगर वो उससे ज़्यादा है तो देन बीइंग द मैनेजर समवन मस्ट हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन. एनी हाउ. अच्छा, अब देखिए हम जब ये चीज़ करते हैं फिर हम जो एक्शन से यहाँ मतलब है कि जो एक्चुअल हो रहा है, और फिर आप जब ये मेजर्ड रिजल्ट है तो इसको आप ये फीडबैक टाइप आता है, और उसमें क्या है कि सिंगल लूप कंट्रोल एक्शन है, डबल लूप कंट्रोल एक्शंस होते हैं. ये आपका फीडबैक बहरहाल कंट्रोल है. और जब आपने इसको किया तो ये यू आर गोइंग टू मेक अ कंपैरिजन. मेजर्ड में रिजल्ट में ये एक्चुअल आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड है, इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड एनी. ये बड़ा एक सिंपल सा मॉडल उन्होंने शो करके कंट्रोल सिस्टम के हवाले से बताने की कोशिश की है. अच्छा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सीमा ऑफिशियल जो टर्मिनोलॉजी में दे हैव डिफाइंड इट इज द प्रोसेस ऑफ assessing the proficiency with which a reporting entity succeeds by the economic acquisition of resources and their efficient and effective development. In achieving its objectives, performance measures may be based on non-financial as well as a financial information. तो आज की दुनिया में जो परफॉर्मेंस की मेजरमेंट है वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल सेंस में भी होती है. जैसे ये नॉन फाइनेंशियल सेंस है कि जी स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन लेवल को अगर मेजर किया जाए ऑफ माय क्लास, तो ICMAP कैन मेजर कि whether Yasin Jamal has delivered accordingly or not. So they may get information from students about my feedback, or this is not a financial one, but that is a non-financial one. Satisfaction, loyalty, delightedness of the students like, और बहुत सारी और भी चीज़ों को. एनी हाउ, तो पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नीली इज वन ऑफ द पर्सन, उसने कहा कि हम चेक पोजीशन, कम्युनिकेट पोजीशन, कंफर्म प्रायोरिटीज, कंपेल प्रोग्रेस को हम देख सकते हैं इन चीज़ों के हवाले से. जी प्लीज, एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज. सर ये जी डिफरेंस मुझे भूल गया, सिंगल लूप और डबल लूप वाला. देखो सिंगल लूप ये चीज़ होती है कि जिस तरह होता है ना कि अब जैसे मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, अब ये सिंगल लूप है कि व्हाट आई हैव डिलीवर्ड उसको इवेल्युएट, और डबल लूप ये चीज़ हो जाती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो फीडबैक आप दें, और जो आप कर रहे हैं ये हम आपस में कनेक्टेड हो जाए, ये डबल लूप हो जाता है. गॉट इट? ठीक है सर.
जैसे देखो ना, इफेक्टिव तो ये कम्युनिकेशन कैसे क्या होगा है? सर कि हम जो परफॉर्मेंस के जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक फिर हम जो हमारा प्लान है, ये बजट है, उसको फिर एडजस्ट कर लें। दैट्स व्हाट बेसिकली, तो वही बात है ना, वही है कि जी जो चीज़ आई है फिर हम उसको कनेक्ट करोगे ना, फिर इनिशियल के साथ, इसका मतलब जो जो चीज़ें इंडिकेशंस आ रही हैं आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते जा रहे हैं। यानी कि बजट में प्लान में हम चेंज कर देंगे, वो डबल लूप उसको कहेंगे फिर हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। ठीक है क्लियर जी? जी सर। Now moving to the next slide. This is ये माय डियर, मैं चाहूँगा कि पहले भी शायद बल्कि बात हुई होगी, इसको अच्छे तरीके से फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे आप लोग, और वो है आपके CSF और KPIs। चूँकि आपकी हो सकता है कुछ कॉन्सेप्चुअल MCQs या कोई इसके ऊपर चीज़ आ जाए, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट इज़। देखिए यहाँ थोड़ा सा अगर देखें तो ये लिंक है, टॉप पे गोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये CSF, और CSF से आगे फिर KPIs हैं। इसी तरह ये देखें, गोल ऑब्जेक्टिव्स, CSF, KPIs। ठीक है, ये ये इसको आपने माइंड में रखना है, ये रिवर्स नहीं करना, क्योंकि कंपनी ने जब देखना है एक परफॉर्मेंस मेजर की, तो पहले तो हमें गोल और ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, फिर CSF और फिर KPIs। अच्छा, वी नो व्हाट इज द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स लाइक, ठीक है, और उससे ऊपर क्या होता है कि अगर हम देखें वीएन से मिशन, मिशन से गोल, गोल से ऑब्जेक्टिव है, फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी सेट अ CSF, और CSF को देखने के लिए कि जी हाउ मच वी हैव अचीव, वी मस्ट हैव टू सेट अ KPIs। ये इसकी डेरिवेशन बनेगी। अब सवाल है कि KPIs CSF क्या है? CSF are the key factors and processes an organizational needs to excel at in order to achieve its objective। ये वो फैक्टर्स हैं या प्रोसेसेस हैं या एरियाज हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन फील कर दिया है कि हमने एक्सेल करना है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आप अगर अपने CSF डिटरमिन नहीं करते तो यू कैन नॉट compete in the market, और you cannot get an advantage in the market। मैं फॉर एग्जांपल क्या मतलब है कि जी CSF के अंदर द इंस्टीट्यूट मस्ट हैव टू सेट कि जी हमारा CSF, मैं फॉर एग्जांपल हम क्लासेस का जो फर्नीचर है, जो दूसरी चीजें हैं, उस पे तो शायद लेके कंप्रोमाइज कर लें, बट आई थिंक एकेडमिक्स के ऊपर दे आर नॉट सपोज टू compromise। That's why I think they must have to hire a very excellent type of faculty। Otherwise, आप बड़ा अच्छा अच्छा फर्नीचर रख के भी, if students are not satisfied, if the faculty is not in rich one, तो इसका मतलब एकेडमिक्स का एरिया, एग्जामिनेशन का एरिया, ठीक है, ये आपका CSF है, वो एरिया जिसके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो यू हैव टू डिटरमिन CSF। तो CSF इज द एरिया, प्रोसेसेस, फैक्टर्स जिसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लिहाजा वो कौन कौन से हैं उस पर बताइए। और फिर आप CSF को कैसे मैयर करना है, जाहिर बात है उसमें फिर आप उसके KPIs में मैंने पहले भी बात बताई होगी शायद कि CSF क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में होता है, और जो KPI वो आपके स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, चूंकि यू कैन नॉट डायरेक्टली मैयर CSF। वन थिंग रिमेंबर, आपने देखना है कि CSF अचीव हुए हैं कि नहीं, उसको करने के लिए आपको KPIs मैयर करने होंगे। KPIs से पता चलेगा कि हमारे CSF, और CSF की अचीवमेंट से पता चलेगा कि हमारे गोल, और गोल की अचीवमेंट से आगे मिशन और विजन वगैरह का पता चलता है। ये इसकी रेलेवेंस है। तो KPIs क्या है? मैयर्स हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग इन रिलेशन टू इट्स CSF। अब फॉर एग्जांपल, आप ऑर्गेनाइजेशन में कहते हो कि जी हमारी सेल्स फर्ज करें,
अब उसमें तो सेल्स को आपका CSF है या प्रोडक्ट की क्वालिटी आप कह लें कि प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, प्रोडक्ट है, वो आप तो उसको माय डियर अब करने के लिए आपको यू मस्ट हैव टू सेट केपीआईज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, उसमें एरियाज आपको सेट करने पड़ेंगे और वो फिर आप उसको मैयर करते हो, तो वो मैयर करके पता चलता है कि जी हमारा CSF अचीव हुआ या नहीं हुआ। लिहाजा इम्पैक्ट ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है कि CSF हाईलाइट द एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस which manager need information about। आपने CSF के बारे में मालूमात लेनी होती हैं, तो it is important that an organization's information system can provide manage with this information, that is the system can provide information needed for KPIs। ठीक है, तो you measure KPIs, once you measure you know whether the CSF have been achieved or not, and once you see तो आपके CSF कहाँ से आएंगे, वो उससे ऊपर आपके गोल है और ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आई थिंक ये पिक जो है ये आप लोगों के लिए बड़ी अहम है जी माय डियर। इसको आप लोग आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रेलेवेंस बनाने की कोशिश करेंगे जी प्लीज। सर थैंक यू। नो माय डियर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में आप आगे हम चूँकि what measure to use, this depend upon objectives and mission, cost and benefit, what the organization does, what do managers want। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मेजर में ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये फाइनेंशियल दैट इज मीन प्योर यू मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, टर्नओवर। टर्नओवर से क्या मतलब होगा? सेल्स सर। और अगर एम्प्लॉइज टर्नओवर कहा जाए? देन फिर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय मूवमेंट, कितने ने ज्वाइन किया, कितने ने रिजाइन किया, टोटल उनका। और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर कहा जाए? इन्वेंट्री की मूवमेंट, कितनी इन हुई, कितनी आउट हुई। कंप्लीट हुई है सर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द इन्वेंट्री टर्नओवर? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल सेल। टोटल सेल नहीं नहीं गुलाम अब्बास, उल्टा हो गया, नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये रटा रटा लगाया हुआ है ना? नहीं, उल्टा हो गया सर। नहीं नहीं, उलट क्यों हुआ? लॉजिक लॉजिक अगर माइंड में है तो फिर तो क्लियर होनी चाहिए। उसामा आप बताइएगा। उसामा जी जी, उसामा बताइए। मेरा ख्याल आपकी आज जी। इन्वेंट्री का सर यही है कि कितने टाइम हमने जो है अपनी जो इन्वेंट्री है उसको हमने यूज किया है, तो वो नेट सेल ही आएगी क्योंकि बड़ी फिगर है। नेट सेल डिवाइडेड बाय माय डियर, वो क्लोजिंग अकाउंट बैलेंस है। रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर में सेल यूज होती है। आई एम सॉरी, ठीक है ठीक है। इसका इन्वेंट्री टर्नओवर का ताल्लुक आपकी CGS से होता है, कॉस्ट ऑफ गुड कॉस्ट ऑफ सोल्ड से। रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, क्योंकि आप जब परचेज करते हो ना, इन्वेंट्री इज परचेज्ड नॉट सोल्ड। थैंक यू। ठीक है, रट्टे ना लगाइएगा प्लीज। और अभी आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात की, तो व्हाई यू आर टेकिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री जेंटलमैन? Excuse me, is there some sort of you can defend this logic? If someone you are talking closing inventory, so I'm asking why the closing inventory is taken? नहीं सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल है। नहीं नहीं, वो तो नहीं, मैं तो एक चीज आएगी। आनी तो इन्वेंट्री ही है माय डियर, लेकिन बताइए कि आप, मैंने पूछ रहा हूं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों ले रहे हैं? आनी इन्वेंट्री ही आनी है।
क्लोजिंग इन्वेंटरी इसलिए होती है कि आप उसको जो है कंप्लीट पूरे जो आपका ऑपरेशन है उसमें आप परचेज नहीं देखने जाएंगे, यूज कितना हुआ है उसको नहीं देखना पड़ेगा आपको, बल्कि आपको एक क्लोजिंग और आपको कंक्लूडेड अमाउंट मिल जाएगी जिसको आप बेस बनाएंगे। हाँ जी। जी सजाद, आप क्या कहते हो? मुझे सर नहीं पता। अच्छा, हाँ जी। और कौन कौन स्कॉलर्स बैठे हुए हैं? फाहद, आप बताएंगे? सर वैसे तो मेरा जो ख्याल है एवरेज परचेज आना चाहिए, एवरेज परचेज ऑर्डर जो होता है हमारा। नहीं नहीं, असल में इसका जो फॉर्मूला है ना, वो तो वही है कि सीजीएस आपका होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय दी, यहाँ ये गुलाम कह रहे थे क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो लेते हैं ना, वो मेजरमेंट इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें एवरेज इन्वेंट्री ली जाती है। असल में मैं गुलाम अब्बास को ये बताना चाह रहा था कि आपको एवरेज इन्वेंट्री जेंटलमैन लेनी चाहिए। फॉर्मूला क्या बनेगा? सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, अब इसके पीछे फिर एक छोटी सी लॉजिक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा ख्याल है ये वो रेशोज वगैरह का है, मुख्तलिफ चीज़ें, टर्नओवर, लेकिन रैशनल ऑफ स्टूडेंट्स इज बीइंग सैक्रिफाइस समवेयर एल्स लाइक। तो रेशोज को मेरा जिसने रटा लगाया, मैं तो उससे इम्प्रेस कभी नहीं होता, ठीक है ना जी। और आईसीएमए वालों को, एसीएमए वालों को, मेरा ख्याल है इस पे तो बड़े, चूंकि आप लोगों की फील्ड है माय डियर। हेलो, आवाज आ रही सर? नहीं सर की आवाज नहीं आ रही, आई थिंक। सर की नहीं आ रही, मैं शायद इशू ना हो गया। नहीं सर की आवाज नहीं आ रही। सर फॉर सिंपली वी टेक एवरेज। सामा के मैसेज आया, इसने कैसे मैसेज कर दिया? कौन सा ऑप्शन यूज किया इसने जो हमें भी आ गया ये स्क्रीन पे? हाँ यार, ऐसे स्क्रीन पे नॉर्मली नहीं आता मेरे ख्याल में। इसने ऑल पेनल्टीज, क्या इसने लिखा है, पेनल्टीज एंड, यहाँ पे जाके इसने ऑप्शन सर्च किया हुआ है। दो ऑप्शन होते हैं, जिसने ऑल वाला किया है कि सबको चला जाए। क्लोजिंग इसलिए लेते हैं ना कि अगर आपके पास ओपनिंग नहीं है या आप एवरेज नहीं ले सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग होगी तो आप उसकी एवरेज मालूम करेंगे, या आपके जो 2 साल की अगर दिया हुआ है तो फिर आप एवरेज लेंगे। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट नॉर्मली दी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, इसलिए हम लेते हैं। अगर एवरेज वाला वो ऑप्शन दे तो फिर एवरेज लेते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है और आपको जो है या 2 साल की क्लोजिंग दी हुई है और आप उसकी एवरेज ले लेते हैं। आवाज आ रही थी मेरी? जी सर, आ जी रही है सर। आवाज। हाँ, तो गुलाम अब्बास जी और सर। बाकी सज्जाद, ये सब बताएं, एवरेज आना चाहिए। सर अगर एवरेज की ऑप्शन हो, नॉर्मली हमें और पेपर में एवरेज एवरेज की होती नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम क्लोजिंग लेते हैं सर। वो ठीक हो गया, जब आपको नहीं दिया गया तो फिर तो आप जी मजबूर हैं, जी बिल्कुल। लेकिन जब ओपनिंग और एंडिंग मिलेगा तो फिर आपको एवरेज लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, फिर हम लेंगे, फिर एवरेज व्हाई ही व्हाई प्रियोरिटी पे होगा। व्हाई द क्वेश्चन इज व्हाई? आ, माय डियर, ये किसी इंटरव्यू में नो वन वुड बी कन्विंस्ड इफ यू जस्ट आर टॉकिंग दिस इज फॉर्मूला। मेरे अगर अगर आप लोग हत्थे चढ़ गए तो मैं तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि जी आई डोंट लाइक अ फॉर्मूला, सिंपल, आई नीड योर लॉजिक एंड
explanation, my dear. अभी मैं एसएम का बंदा हूँ फॉर द सर टाइम बीइंग। उसमें सर एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि उसमें ये होता है कि आपने जो यूज की है इन्वेंट्री, उसमें आपको श्योरिटी नहीं है कि आपने ओपनिंग में से यूज किया है या क्लोज जो आपने अभी इस साल में परचेज किया है उसमें से यूज किया है। नहीं तो आप फीफो लिफो वाले तो चक्कर है ही कोई नहीं है। इसका सिंपल आंसर पता क्या होता है माय डियर, जी हम जी हमेशा एवरेज लेते हैं, इस वजह से करते हैं डाटा को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि ना ठीक है, हमारे पास पूरा साल इन्वेंट्री वो रहेगी जो ओपनिंग है और ना ही वो रही जो जो क्लोजिंग है। क्लोजिंग है। तो बिल्कुल दैट्स व्हाट बिल्कुल। आई थिंक। अगर आप कहें जी हमारी ओपनिंग 10,000 है और एंडिंग 20,000 है, तो मेरा ख्याल है ना मैं 10,000 लेना चाहिए ना मुझे 20,000 लेना चाहिए। तो 10 एवरेज प्लस 20, चाहिए। so I should divide it by 215. This is more appropriate, my dear. ठीक है This is the logic, gentlemen. ये statistics पढ़ाती है, जी average हमें बताती है कि average data, और this is what that the you have converted any extremity into normal, normalize करने की कोशिश की है आपने अपने डाटा को। वो क्वेश्चन वो भी ठीक है जो आप कह रहे हो कि जब आपको नहीं फिगर दी गई तो फिर naturally you are supposed to use this one, but if there is opening and ending, then it must be divided on two and you have to find and compute the normal figures, normal mean averages, my dear. This is the thought of the statistics that you can use anywhere else like. Okay? जी सर। लेकिन इतनी बातें होती हैं अपना उसमें मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। नहीं सर इतनी ही नहीं होती। But that's what this is. अच्छा जी, ओके ओके। Anyhow, प्राइस, कैश फ्लोज वगैरह ये एब्सोल्यूट परसेंटेजेस हैं। अच्छा, अब ये हम मैयर्स किन के अगेंस्ट करते हैं, ठीक है? तो वो हम बजटेड फिगर्स है हमारी, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रेंड, हिस्टोरिकल डाटा है, अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, एक्सटर्नल कंपैटिटर्स, फ्यूचर पोटेंशियल्स, मैं इनको बेस बना के आप यू कैन मैयर अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब है कि किसी चीज को लेके आपने फाइंड करना। जैसे हम कहते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड था, ये उसका इतना परसेंट है, बजटेड फिगर्स का इतना है, ट्रेंड्स का इतना है, हिस्टोरिकल डाटा का इतना है, ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस को भी आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, आई मीन, बट सो फार एज पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस वी कैन मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी लेवल और प्रोडक्टिविटी लेवल, ठीक है जी। और ये जो लफ्ज हो रहा है ना एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है कि विदाउट एनी रेफरेंस हम मेजर करते हैं। जब मैं कहूँ कि एसएम की क्लास के टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, तो ये एब्सोल्यूट सेंस है। लेकिन जब मैं किसी का हवाला रेफरेंस दे के बात करूंगा कि ये उस क्लास का डबल है या उसका हाफ है, तो ये क्या बनेगा? ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं। गॉट इट? यस सर। ठीक है जी, आगे चलें। जी जी सर। जी प्लीज। Now this is the if organization focus solely on financial performance indicators, other important goals and factors may get overlooked. Non-financial measures can deal more directly with customer requirements, competitors, and other long-term strategic goals than measure looking at a financial performance. आज की दुनिया में वो जस्ट फाइनेंशियल मेजर को इतना अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं जी कि कंपनीज के अंदर और भी एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, मसलन आपकी फाइनेंशियल कस्टमर के हवाले से, अबाउट इंटरनल प्रोसेसेस और एम्प्लॉइज की लर्निंग डेवलपमेंट के ऊपर सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो उसका। अब देखो नॉर्मली अगर आप देखें तो हम लोग किसी भी कंपनी का जो हम देखते हैं वो तो परफॉर्मेंस हम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल देख रहे होते हैं। जी ये XYZ कंपनी है, उसकी जी एनुअल रिपोर्ट्स आ गई और उसमें हमने बैलेंस शीट को देखा, उसको हमने देखा जी इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट इतना हो गया, ये इतना हो गया, एसेट इतने बढ़ गई है, एनी हाउ है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमें नहीं पता चलता कि वहाँ व्हाट इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है,
ये कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। ये कंपनी नहीं प्रोवाइड करती कि हमने इंटरनल प्रोसेसेस को बेहतर करने पे, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट पे कितना पैसा खर्च किया है। हमें ये मालूमात नहीं मिलती कि एम्प्लॉइज़ की डेवलपमेंट के ऊपर कितना पैसा, सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लर्निंग के ऊपर कितना। तो ये वो कहते हैं जी कि जस्ट इंडिकेटर्स फाइनेंशियल नहीं होने चाहिए, बल्कि नॉन फाइनेंशियल को भी। उसी के लिए फिर उन्होंने ये बैलेंस स्कोर कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये आएगा, जो आगे भी हम देखेंगे। बट एनी हाउ, दिस इज नाउ एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में सर्विस क्वालिटी है, मतलब नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ रिपीट बुकिंग्स आपकी देखा जाएगा कि अगर किसी भी एक बैंक है, बैंक के अंदर अगर कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं तो ये इस बात की अलामत है कि कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। दिस इज अ सर्विस ऑफ क्वालिटी। प्रोडक्शन आउटपुट पर एम्प्लॉइज कितनी है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स रिक्वायरिंग रीवर्क कितना है, ये कभी कंपनी नहीं बताती। ठीक है, हमें नेस्ले के बारे में हमें नहीं पता वेस्टेज लेवल कितना है, कैसे है, क्या है, आउटपुट, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, वी डोंट हैव है। लेकिन आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, तो वो दैट इज जस्ट शोइंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। बट इन दिस मॉडर्न टाइम नाउ नॉन फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो सेम मार्केटिंग इफेक्टिवनेस में ट्रेंड्स इन मार्केट शेयर, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ब्रांड अवेयरनेस, पर्सनल में लाइक अच्छा, ये पर्सनल जब हम कहते हैं इससे क्या मतलब आप लोग लेते हैं? स्टाफ सर, एम्प्लॉइज। हाँ जी, हाँ जी, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, पर्सनल मीन स्टाफ, टर्नओवर, स्टाफ है, ह्यूमन रिसोर्स उसमें लाइक जो एक डिपार्टमेंट जिस तरह फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, इसी तरह HR का भी है। तो HR की जगह पे हम पर्सनल, लेकिन आज मॉडर्न टाइम में ज़्यादा लफ्ज़ HR यूज़ होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन बहरहाल दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस भी है। एनी हाउ, इन प्रैक्टिस मैनेजर शुड लुक एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। देखा वो क्या कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस मैनेजर शुड लुक एट अ combination of financial and non-financial indicators. So two approaches which explicitly combine financial and non-financial performance indicators are. अच्छा, ये explicitly क्या चीज होती है combine? एक्सप्लिसिटली सर, जो वाजे हो। Exactly. ठीक है, जी सर। आपका अगर मैं कहूँ implicit rate of rate, उसे वो कौन सा होता है? मैं ये फाइनेंस के वाले से बात कर रहा हूँ। जी सर। Implicit rate, जी जी, नहीं सर, मुझे कोई। हाँ जी, गुलाम अब्बास। इम्प्लिसिट सर हम इस वाले से हो सकता है जब वो हमें कोई रेट देते हैं बैंक की तरफ से, कोई लोन वगैरह का या इन्वेस्टमेंट हमने की है उस पे हमें मिलना हो, जो रिटर्न मिलना हो, तो उसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो रेट हमें बना के मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होने के लिए, माय तो डियर सिंपल, आपका जो IRR फाइंड होता है ना, वो इम्प्लिसिट रेट होता है बस। नहीं सर, वो ये थोड़ा आइडिया नहीं है मुझे तो। नो 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 नो, आपकी जो गुफ्तगू है ना उसमें जो बैंक के पास जाते हैं वो तो इम्प्लिसिट, वो तो आपको कहता है जी हम आपको इस रेट के ऊपर दे तो रहे हम हैं जी बात आपको, कुछ वो हो तो रहे हैं इम्प्लिसिट नहीं रेट, होता। लेकिन उसका एक्चुअल रेट कुछ और हो जाता है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो हाँ, लेकिन फिर आप बताइए ना, फाइनेंस में आप बताएं ना सर IRR, यही तो मैं सर पूछना चाह रहा था। आप IRR का जिक्र करें, इसीलिए तो मैंने पूछा है कि जी आपका इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट मीन विच इज नॉट विजिबल, विच इज नॉट आई मीन लाइक वो सामने नहीं है बट हिडन है किसी जगह। तो आपका वो हर्डल, वो IRR है ही यही चीज है विच वी डोंट नो एग्जैक्टली कि व्हाट इज द
रेट। और आईआरआर की डेफिनेशन क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, बताइए ना, आपने किसी को बताना है कि जी ओ यस दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्या बताएंगे? सर मैंने भी फाइनेंस पढ़ी नहीं है, मैंने बस ये आपके लेक्चर से ही मैं सुने हैं, तो अच्छा इसलिए चलें जी, गुलाम अब्बास साहब आपने पढ़ी कि नहीं? सुन लें कि सजाद, द रेट एट विच the future flows are equalized at the present value, कि जो आपकी आज की इन्वेस्टमेंट को और फ्यूचर जो फ्लोज को जिस रेट पे वो इक्वलाइज होते हैं, वो रिटर्न जो होता है रेट, वो आपका आईआरआर होता है। और वो हिडन जी होता सर। है, उसको हम फाइंड करते हैं, वो हमें वैसे नहीं पता होता। जैसे मैं अगर फर्ज करूं, मैं कहूं जी कि आपने आज 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको इतना पैसा मिलेगा। अब मैं आपसे मालूम करना वो चाहता हूँ, इंस्टॉलमेंट पे भी हो सकता है सर, इस तरीके से था। जो भी हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका रिटर्न मुझे ढूंढ के बताएं कितना है। अब वो एग्जैक्टली नहीं पता, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, हम एक्सट्रापोलेट करते हैं उसे, और वो फाइंड करके, वो चूंकि छुपा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट रेट। तो जो रेट इम्प्लिसिट होता है वो आईआरआर होता है, सिंपल। गॉट इट? जी सर, उसका भी सर मैसेज कर रहा है, आप अगर उसके पढ़ रहे हो स्क्रीन पे उसके आंसर आ रहे हैं। हाँ, ये ऐसा ही है समझ ये। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, माइक इज ऑफ फ्रॉम एडमन। तो ये मैं थोड़ा सा, आई रिक्वेस्ट टू द एडमन, प्लीज एडमन, प्लीज माइक को ओपन कर दीजिएगा उसामा के। उसामा है जी, उस उसामा भी उन्होंने देख लो जी आपको, ये मैंने गुलाम अब्बास से पूछा, उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इन्वेंट्री और ये फॉर्मूला भी बताया है। सर माइक इज ऑफ फ्रॉम एडमन। सो अब मैं रिक्वेस्ट तो कर दी, आप देखें, आई हैव अ सिंपैथीज फॉर यू मिस्टर उसामा, आई नीड योर पार्टिसिपेशंस एनी हाउ। ये बात क्लियर होगी जी, इम्प्लिसिट रेट के हवाले से मैंने फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट दे दिया आप लोगों को। थैंक यू आईआरआर सर। जब भी हो, आईआरआर इसे लिख लीजिएगा। और implicit mean that something which is hidden, which is not clear, but there is rate is there, so that would be। तो likewise अच्छा, अब देखिए, two approaches which explicitly combine financial non financial performance। अब वो देखा, एक वो कहते हैं जी, ये बैलेंस स्कोर कार्ड एक तरीका है, और प्लस फाइनेंशियल कस्टमर इंटरनल बिजनेसेस लर्निंग। देखा जो अभी मैंने बताया, इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कस्टमर के बारे में, इंटरनल बिजनेस मीन इंटरनल प्रोसेस, और लर्निंग पर्सपेक्टिव का मतलब है कि लर्निंग किन की होती है, ह्यूमन की। ठीक है, ये सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट है लर्निंग, ह्यूमन जी डेवलपमेंट। ये इंटरनल आपकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ये कस्टमर, और ये फाइनेंस। ये तीनों नॉन फाइनेंशियल है और ये फाइनेंशियल है। ये मिलके हम फिर एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते हैं। और दूसरा क्या है कि रिजल्ट एंड डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, रिजल्ट्स, ठीक है, कंपेटिटिव परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिटर्मिनेंट्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशंस टाइप। ठीक है जी। तो इस पे कुछ इफ यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। जी नो सर। अच्छा, अब आइए जी, ये अब हमारे पास बैलेंस स्कोर कार्ड। और काइंडली इसको मैं, बैलेंस स्कोर कार्ड का मैंने पहले भी आप लोगों को पीपीटीज में कोई मैंने चीज़ दी होगी। और ये अगर आप वो देखिए, पूरा इसका एक मॉडल बनाया जाता है, और उसको आप ज़रूर ज़रा देख लीजिएगा। आप पीपीटीज पे भी या मुख्तलिफ इवन गूगल करके भी चेक कीजिएगा, वो पूरा एक मॉडल, ये उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेजर्स आर इनएडिक्वेट फॉर असेसिंग ओवरऑल प्रोग्रेस। देखा, वो कहते अब ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेजर्स कौन से हैं जिसमें आप सिंपल बैलेंस शीट बना के
इनकम स्टेटमेंट बना के हम चेक करते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो कहते हैं जी कि आज के मॉडर्न टाइम के अंदर दिस इज नॉट सफिशिएंट जस्ट other matters must be considered, especially as financial reporting is heavily retrospective in focus. The balance scorecard covers most of the angles with its four perspective. ठीक है जी, मुझे आप 1 मिनट एक्सक्यूज देंगे? जी सर। जी प्लीज, मुझे सुन रहे हैं जी आप? हेलो। सर जी सर, आ रही बात। अच्छा, तो वो आपने एक ग्रुप में शेयर किया हुआ था, आपने एक 2 से 4 के थर्सडे को, वो सॉरी, आप भी उसको ज्वाइन कर रहे हैं? आपने सर एक ग्रुप में शेयरिंग की थी 2 से थर्सडे को हाँ एक वो ना क्लास। थर्सडे अपना 14th को आई विल बी द स्पीकर। इट्स समेडा जो है ना, उनकी तरफ से एक ये ट्रेनिंग सेशन है, आप लोग अटेंड करेंगे और उस पर आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेंगे बस। और वो एक अच्छा है, उस पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर है। ठीक है, जी सर, इंशाल्लाह सर। तो टाइम होगा तो वो अवेल कीजिएगा। और जो लोग ऑनलाइन होंगे ना जी, वो फिर आपके उस एड्रेस के ऊपर आपको सर्टिफिकेट वो समेडा वाले भिजवा देंगे। ठीक है, जी वो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा उसके लिए पहले? हाँ वो जिस दिन होगा उससे पहले मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग फिर उसी तरह गूगल मीट पे आप लिंक आप वो अटेंड कर लीजिएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके। चले ओके। अच्छा जी, तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मैयर जो हैं वो दैट इज इन एडिक्वेट, सो दैट्स व्हाट अदर मैटर्स मस्ट बी कंसिडर्ड, स्पेशली as financial reporting is heavily retrospective in focus. अच्छा, अब देखिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव हैवीली डिपेंड करती है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जो चीज़ हो चुकी होती है, मतलब जैसे आज हम देखेंगे 2021 में जब शुरू शुरू में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे जो रिपोर्ट्स आएंगी वो 2020 की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी इस जो साल गुजर गया उसमें कंपनी ने क्या किया। ठीक है, तो उसके अंदर कोई प्रोस्पेक्टिव कोई प्रोजेक्टेड कोई चीज नहीं होती, ये है असल में। तो द बैलेंस स्कोर कार्ड कवर्स मोस्ट ऑफ द एंगल्स विद इट्स फोर पर्सपेक्टिव। ये वो फोर पर्सपेक्टिव है, ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखना हो सकता है किसी भी एस्पेक्ट पे वो पूछ लें कि इसमें कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हैज अ नोट दैट इंडिविजुअल मेजर्स आर कंपनी स्पेसिफिक। अब उसमें एक फिनेंशियल पर्सपेक्टिव है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फिनेंशियल, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। ठीक है ना जी, जी इसको देखना होगा। तो लाइकवाइज
अब इसमें मतलब ये है कि अब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हाउ डू वी क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर. दिस इज द ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव बट must not be overlooked. Market share and sales growth are included here. Modern measures like value added and shareholder value analysis should be included. Common. Customer perspective में how should we appear to customer? This perspective concentrate on customers' concerns with time, quality, performance, and service. Example: measures should be percentage of non-time or on-time, deliveries and customer rejection rates. इंटरनल जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है वो है आपका व्हाट मस्ट वी एक्सेल एट. ठीक है, हमें एक्सेल किस पे करना है. और जाहिर बात है एक्सेल करने के लिए आपको आपकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोसेस और उसको आपको लाना पड़ेगा. और दिस पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन व्हाट द कंपनी मस्ट बी इंटरनली to meet its customer expectations. So controls measures will focus on core competencies, skills, productivity, and cost, for example. So far as next one is like innovation and learning perspective. ठीक है जी. So that is, can we continue to improve and create value? This perspective is forward looking. ठीक है, and concentrate on what the company must do to satisfy future needs. So performance measures include time to market for new product and percentage of revenue from them. ठीक है जी. तो naturally this is what. हाँ जी, इस पे कोई क्वेश्चन प्लीज. ये 4 चीज़ों को जहन में रखना है. आप लोगों ने कहना है कि जी जो स्कोर कार्ड है इट इन्वॉल्व फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. और नॉन फाइनेंशियल में फिर 3 हैं. एक कस्टमर पर्सपेक्टिव है, एक इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव. ठीक है, मीन इंटरनली कंपनी अपनी प्रोसेस सिस्टम टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना उसको बेहतर करती है. और इनोवेशन एंड लर्निंग का ताल्लुक आपकी ह्यूमन एम्प्लॉइज के साथ है, तो उसको आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो वो जितना आप इन्वेस्ट करोगे तो नेचुरली आई थिंक उससे चीज़ बेहतर होगी. अच्छा, अब देखिए इसमें लॉजिक है कि जब आप यहाँ पैसा खर्च करोगे तो इससे प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, यहाँ बेहतरी आती है, ये खुश बेहतर होंगे. जब ये बेहतर होंगे तो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेहतर होंगे. तो इसको ऐसे फिर वे बैक ऐसे चलाएं. ये 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 इसका लिंक बनता है. ये इसका इम्पैक्ट यहाँ आएगा. ये दिल लगा के काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, प्रोसेसेस इंप्रूव करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा. कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो फाइनेंशियल रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे. गॉट इट जी. इस पे कोई क्वेश्चन कीजिए. सर आपने ये बताया कि अगर एम्प्लॉय वाला जो है इस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर ये बेहतर काम करेंगे तो हमारी जो आपने बताया इंटरनल बिजनेस ये बेहतर हो जाएगा. इंटरनल यहाँ ये तो बिजनेस सर से मतलब मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब है कि इंटरनल बिजनेस मीन दैट आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी और कोऑर्डिनेशन विद इन सिस्टम बेहतर होगा. जी सर, मैं कह रहा हूँ सर ये तो टेक्नोलॉजी है ना, इसका तो लिंक हमारी इन्वेस्टमेंट में वो तो अलग से करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट. तो नहीं, वो डियर इस तरह है. देखिए मेरी बात सुनिए, असल में फैसला हमने करना है कि हमने शॉर्ट टर्म जिंदा रहना है या लॉन्ग टर्म. जिस तरह फाइनेंस में बात कही जाती है ना कि जी आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं या वेल्थ मैक्सिमम करना चाहते हैं. तो जो लोग कहते हैं ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज a broader approach. Same like if you just want to enhance your profit
ओनली फॉर शॉर्ट टर्म तो ठीक है, आप कर सकते, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, लेकिन तो नेचुरली आपके लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको अपने कंपनीज के अंदर टेक्नोलॉजी परस्पेक्ट और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर एंड इन पे पैसा खर्च करना होगा, उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी भी आपने लगा ली, लेकिन इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योर ह्यूमन, or they are not trying to create something different one, learning is not HR human development is not being happened, so my dear, what's the use? So that's what I think। एक अच्छी टेक्नोलॉजी आपने लगाई हुई है, बट ह्यूमन इज नॉट डेवलप्ड वन, ही इज, देयर इज नो लर्निंग टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, तो मेरा ख्याल है वो कंपनीज कैन नॉट बी एबल टू गेट अ सक्सेस। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, ये चीज यहाँ हो रही है। क्लियर? जी सर। जी जी जी, क्वेश्चन प्लीज। नो सर। अच्छा, अब देखिए, ये है वो मजीद उन्होंने ये पॉसिबल इंडिकेटर फॉर बैलेंस स्कोर कार्ड कैटेगरीज में, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में टर्नओवर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट यूटिलाइजेशन, मार्केट शेयर, ROI, that is the return on investment, EVA, what is this? EVA क्या चीज है? नो आइडिया सर। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एडिशन, ठीक। ठीक है। और ये किस तरह फाइंड हम करते हैं? और ये हमने जितनी भी हमारी सेल्स होगी उसमें से सारे एक्सपेंस लेस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट होगा वो माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट, हमने इन्वेस्टर को जो वापस करेंगे वो माइनस करने के बाद जो बचेगा, हाँ, जो कंपनी के पास आप वैक कहिए ना, वैक, जी सर। वैक उसमें से लेस करने के बाद व्हाट एक्चुअली यू हैव, वो आपका EVA होता है, ठीक है। फिर कैश फ्लो है। कस्टमर पर्सपेक्टिव में देखें, आपका मार्केट शेयर, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर अट्रैक्टेड, नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस और रेफरल्स, customer satisfaction ratings, customer retention rates, level of refunds, returns, percentage of deliveries on time, ठीक है। फिर इंटरनल पर्सपेक्टिव में देखिए, रिड्यूस्ड इन्वेंट्री लेवल। अब देखो ना, अगर आपका इन्वेंट्री लेवल रिड्यूस पहले के मुकाबले, इसका मतलब you are saving your investment, or you know that wastage have been reduced। reduced lead time, आपका लीड टाइम पहले इन्वेंट्री ऑर्डर देने के 5 दिन बाद आती थी, अब 3 दिन में आ जाती है। तो जहां जहां लीड टाइम है, you have reduced it, like delivery dates of new product in line with plan, minimize wastage, errors, reliability and usability of websites, ठीक है। so security of transaction and credit and handling। और फिर innovation और learning में you are going to see new products, processes developed, time to market for new products, percentage of sales from new products, number of new products developed versus competitors, ideas from employees, reward and recognition structure for staff। तो आई थिंक बहरहाल जहन में रखें कि ये आपने बैलेंस को, ये इसका भी जो मतलब, इसी वजह से इसको बैलेंस कहा जाता है कि जो अभी मैं इन्वेंट्री टर्नओवर के हवाले से भी जो मैं कह रहा था, देखा उसमें भी हम इन्वेंट्री को एवरेज करते हैं। तो यहाँ भी मकसद बेसिकली यही है कि बजाय कि आप सिर्फ ये रिजल्ट दे दें, वो कहते हैं नो, हमने ये चीजें, तो ये व्यू ज्यादा बेहतर है, बैलेंस्ड है, ताकि हमें रियल पता चलता है कि कंपनी में हो क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव,
in terms of innovation learning point of view. जी, क्लियर है जी? जी सर। तो तो कुछ सर सवाल ये करना चाहें? इसमें इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। देखो, बात ये होती है कि इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा होती है उससे फिर वही तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है कि आपको सही जेन्युइनली पता चलता है कि कंपनी में हो क्या रहा है। जब आप एक ही चीज के बारे में बताओगे, ठीक है, मैं लेट से ICMAP जो टीचर ने कहा स्टूडेंट के पास, तो स्टूडेंट का भी तो व्यू आना चाहिए ना, मैनेजमेंट का भी व्यू आना चाहिए। तो अगर जितने लोगों को डिफरेंट व्यू आएगा तो वो चीज ज्यादा बेहतर सामने आती है कि एक्चुअल क्या हो रहा है। ये इसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल इस स्लाइड से हम नेक्स्ट यहाँ से हम कल फिर स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटिंग स्कोर बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है जी। और ये जो परफॉर्मेंस पैरामिड्स हैं और बिल्डिंग एंड सो ऑन लाइक। क्लियर? जी सर। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर उसी का दोबारा पूछना था, वो जो होनी है थर्सडे को, उसका जो लिखा हुआ था बिजनेस जी जी। कम्युनिकेशन हुआ था, टॉपिक जो था। जी जी, इट इज बेसिक आइडिया इज दैट कि जो इनको एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेक्चर की तरह ही ठीक है, होगा या क्वेश्चन तो आंसर भी होगा? संविदा की तरफ से नहीं, मतलब यस इट इज अ सॉर्ट ऑफ मतलब ट्रेनिंग सेशन है। तो नेचुरली उसमें पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट, आई विल बी स्पीकिंग, और एज ए स्पीकर मैं हूँ, एज ए ट्रेनर्स आप कह लें। तो आई जस्ट हैव टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग दैट हाउ यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं वर्बल नॉन वर्बल में, ठीक है, उसके है ना, ये फर्ज करें आप वर्टिकल कम्युनिकेशन के अपने मसाइल हैं, फिर नॉन वर्बल में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जो सबसे बड़ा वो कन्फ्यूजन है ना हमारे यहाँ, हम जो नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो कौन सी कम्युनिकेशन है सजाद? वर्बल सर, जो हम बात करते हुए गेस्चर यूज करते हैं जो सर। अच्छा, तो रिटर्न कहाँ गई? रिटर्न सर, आपने वर्बल पूछा सर। वर्बल हम बात करते हैं और साथ जो गेस्चर यूज करते हैं, ये जो इंप्रेशन वगैरह होते हैं चेहरे के। नहीं, जो जेस्चर करते हैं ना बेटा जी, जेस्चर करते हैं वो तो नॉन वर्बल होगी ना, वो सर तो अगर हम नॉन बात वर्बल है जो जेस्चर बोल यूज। के अगर हम यूज कर रहे हो तो उसमें नहीं आएंगे वर्बल में? नो 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 नो, जब मैंने स्माइल दी ना, वो स्माइल का जो मीनिंग है, वो तो सर नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, आपने, हाँ दैट इज, तो आप सवाल है, आपने कहा जी वर्बल होती है जो हम बोलते हैं, तो रिटर्न कहाँ गई? हाँ जी सर, रिटर्न भी वर्बल में ही आएगी। तो जो फिर लफ्ज। आप जब नहीं, फिर वर्बल में ही अगर आनी है तो माय डियर, फिर ये तो कंफ्यूजन है जब आप किसी जगह यूज करोगे वर्बल। असल में जो वर्बल है ना, ये टर्मिनोलॉजी गलत इस्तेमाल होती है, ऑरल कहना चाहिए। जी सर। जो ऑरल कम्युनिकेशन है वो है स्पोकन। जब आप वर्बल कहते हैं तो दोनों चीजें शामिल आएंगी, रिटन एज वेल एज ऑरल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम जो स्पोकन होती है उसको हम वर्बल कह देते हैं। जी सर, इस तरह ही। ठीक है, यस, ये मिसनोमर है, ये गलत है। हमें ये अपने ऑफिसेज में कहना चाहिए कि सर ओरल कम्युनिकेशन हैज बीन, आई हैव ओरल कम्युनिकेटेड, नॉट वर्बल। क्योंकि वर्बल में तो दोनों चीजें हैं। आप एक लेटर लिख रहे हैं वो भी वर्बल है, लेकिन लोग उसको नहीं मानते। तो वर्बल में दोनों चीजें आती हैं, रिटन एंड ओरल, जी स्पोकन। सर। अब देखें, अब आया ना फर्क मिस्टर सजाद? जी सर। तो नेक्स्ट टाइम मैं ये चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट सज्जाद ये ना कहे वर्बल, ये कहे ओरल। ठीक हो गया सर।
ठीक है, तो ये हम बातें बताएंगे, ठीक है, ठीक है सर। और हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन, और स्पेसिफिकली अ टीचर इन द क्लास, you as a manager can make your message more effective through your communication pattern. ठीक है जी। ओके सर। तो ये अच्छा, और कुछ इसके हवाले से पूछना चाहें जो आप पूछना चाह रहे थे कुछ? मीटिंग के वाले से या इस क्लास की सर? नहीं मीटिंग का तो नहीं, आपने मीटिंग वो जो, हाँ बस वो इंशाल्लाह वो होगा, तो वो इंशाल्लाह यू पीपल वुड एंजॉय, आई थिंक, मेक श्योर टू अटेंड सच सॉर्ट ऑफ मीटिंग, ठीक है। ठीक होगा सर। चलिए नाइस, इंशाल्लाह कल मुलाकात रहेगी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। बस।